हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, इंडिया का ये ऑनलाइन तो बेहतरीन चैनल है ही, और आपके प्यार से ये ऑफलाइन का भी बेहतरीन चैनल यानी नंबर 1 चैनल बनने वाला है। ठीक है, मतलब नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इससे आइडिया तो लग गया होगा कि एक्चुअल में जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानते हैं। नए बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि माई सेल्फ डॉक्टर मनीष दुबे, योर बायोलॉजी मेंटोर। स्पेशली हम यहाँ ले रहे हैं आपके लिए जूलॉजी। ठीक है, पैरेलली तरुण सर आपके लिए बॉटनी लेकर के आए हैं और हम जूलॉजी। ठीक है, और बहुत बेहतरीन कंटेंट जो आपको देने वाले हैं, इंडिया का नंबर 1 कंटेंट मान के चलो आप। क्लियर है बिल्कुल। इस बार जो नीट पैटर्न था वो आपने देखा था। ठीक है, इस बार नीट पैटर्न के अंदर हमने कुछ कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन देखे। तो जो इस बार जो हम तैयारी कराने वाले हैं आपको, बिल्कुल बेहतरीन वही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर कराते हुए, जिसमें हम नीट पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिसमें हम कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, जिसमें हम असर्शन रीजन को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर मास्टरी कराने वाले हैं। वो आप खुद देखोगे आज के सेशन से। इतना आइडिया लग जाएगा आपको कि आपकी तैयारी किस तरीके से चलने वाली है, आप किस टाइप के हैंड पर हो। ठीक है, यानी कैसे लोगों के या किस तरीके के टीचर के हैंड में हो, जहां आपकी किस तरीके से केयर की जाएगी और किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल पर लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम मान के चल रहे हैं कि आप एकदम ठीक है परफेक्ट हो, पहले से पढ़े हुए आप ड्रॉपर हो। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम मान के चल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आता और आपको बहुत सुपर टॉप लेवल पर लेकर के आने वाले, जहां आपकी बेहतर परफॉर्मेंस हो। ठीक है, वो आप 2 4 5 लेक्चर में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ यार बिल्कुल सही सेफ हैंड में है और जहां बेटर परफॉर्मेंस होने वाली है। आज पहली क्लास है, गला बैठा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट थोड़ा कॉपरेट करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस गले की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन। ठीक है, तो लो साउंड, ओके। साउंड अगर क्लियर है, साउंड अगर क्लियर है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। साउंड के अंदर एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, थोड़ा गले की प्रॉब्लम है तो छोड़ दो। अगर साउंड क्लियर आ रही है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ओके, हाँ बेटा, वीडियो कंटिन्यू चल रहा है आपका, बस साउंड मुझे बता दो परफेक्ट है या नहीं। गले से, हाँ ओके, सुपर 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 परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट है, बस गले की प्रॉब्लम है उसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, कल या परसों में सो के सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस यही बोलूंगा कि भाई पीडब्ल्यू का हर टीचर ऑसम है। हर टीचर आपके संग पूरी एनर्जी के संग डिवोशन से काम करने वाला है और बेहतर रिजल्ट के लिए काम करने वाले हैं। कंटेंट के संग संग बेहतर रिजल्ट के लिए बस आपका साथ चाहिए। ठीक है, परफेक्टली। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में। जो पहला हमारा टारगेट होगा वो एनिमल टिश्यू है, और एनिमल टिश्यू के बाद हम कॉकरोच टारगेट लेने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल पर लेके जाएंगे, इंडिया टॉप लेवल पर। वो आप फील कर जाओगे आगे आने वाले 3 से 4 क्लासों के अंदर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट होगा बेटा, एक तो टिश्यू कवर करने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ टिश्यू, सॉरी व्हाट इज टिश्यू, फिर टाइप्स ऑफ टिश्यू, देन एपिथेलियल टिश्यू। ये आज का टारगेट होगा हमारा। हम किस तरीके से, पहले हम डायग्राम, फ्लो डायग्राम से एकदम आपके परफेक्ट नोट्स बनवाएंगे, जो बहुत बेहतरीन नोट्स होंगे, इंडिया बेस्ट नोट्स होंगे, पहला। दूसरा, हम एनसीईआरटी आपको साथ में लेके चलेंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कराते हुए, और हमारे नोट्सों में भी एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड होगी एक बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी थ्योरी है, थ्योरी कभी कभी नहीं याद होती, तो हमने उस एनसीईआरटी को बहुत साइंटिफिकल पैटर्न में, डायग्राम और फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करते हुए बहुत बेहतर एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाले हैं, एकदम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ, अप्लाइड एग्जांपल के साथ आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में परमानेंट सेट करेंगे। ठीक है, पहला। साथ में हम जितना आज हम कवर कराएंगे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिससे कि थ्योरी की एप्लीकेशंस भी परफेक्टली आपके ब्रेन में सेट हो जाए। सारा साइंस है, ध्यान रखना, हमारी पूरी क्लास साइंटिफिकल पैटर्न में होगी। मेमोरी कैसे जनरेट होती है हम उस पर फोकस करने वाले हैं। ब्रेन के अंदर बेहतर साइनैप्स, जो हमारी मेमोरी यानी स्मृति होती है, समझ रहे हो ना, याददाश्त, उसके लिए ब्रेन के अंदर साइनैप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो एक बेहतर साइनेप्स कैसे जनरेट होगा, कैसे वो परमानेंट मेमोरी जनरेट होगी, हम इस पर काम करने वाले हैं बहुत साइंटिफिकल मैनर में, ठीक है। जैसे तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, बहुत कंसेप्चुअल लेके चलेंगे। व्हाट इज टिश्यू? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। मान लो ये एक सेल है, ये मान लो दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, मान लो ये चौथी सेल है, मान लो इसके बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर सबस्टेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर सबस्टेंस कह सकते हो या मैट्रिक्स, ठीक है। ये ऐसे भी दिखा सकते हो इनको, बहुत बहुत सटे हुए, क्योंकि इनके बीच में अगर मैं एपिथेलियल की बात करता हूं, यहां तो कॉमनली बात कर रहे हैं, एपिथेलियल क्या कॉमनली बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं हम यहां पर। बहुत कॉमन बात लेके चल रहे हैं। मैंने बताया इनके बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर सबस्टेंस या मैट्रिक्स, समझना मेरी बात। इस ग्रुप ऑफ सेल की मैं बात कर रहा हूं, इस ग्रुप ऑफ सेल की, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एनसीईआरटी की लाइन उठा रहा हूं मैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर सबस्टेंस। इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इंटरसेलुलर सबस्टेंस और मैट्रिक्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद इंटरसेलुलर सबस्टेंस या मैट्रिक्स which perform a specific function। समझना, एनसीईआरटी की लाइन को हमने फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट किया है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद इंटरसेलुलर सबस्टेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। सही मायने में इसको हम बोलने वाले हैं टिश्यू। एक बात क्लियर, बहुत आराम से चलेंगे, हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, हर चीज बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत साइंटिफिक मैनर में आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। हो सकता है आज साउंड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आए, ठीक है, क्योंकि मेरे गले की साउंड आज खराब पड़ी हुई है, ठीक है, भी कुछ दिनों से खराब चल रही है। तो ये क्लियर है बिल्कुल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद इंटरसेलुलर सबस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक है, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। तो एक्चुअल में टिश्यू है क्या, समझ में आया ना। ये कोशिकाओं का वो समूह है बेटा, कोशिकाओं का ये वो समूह है, ठीक है, जो उनके बीच में मिलने वाले मैट्रिक्स के साथ मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। उस कोशिकाओं के समूह को समझना, ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं बेटा टिश्यू। एकदम क्लियर, यस या नो? नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू बेटा। बस थोड़ा सा कॉपरेट करना है आपको साउंड के लिए, गले की साउंड के लिए। सिमिलर सेल्स हैं along with intercellular substance या मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर सबस्टेंस या मैट्रिक्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करता हूं तो किंगडम एनिमेलिया, भाई प्रोटिस्टा अलग हो गया, मैं एनिमेलिया की बात करता हूं। किंगडम एनिमेलिया कहां से स्टार्ट हुआ था? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन था? पॉरीफेरा। भाई पॉरीफेरा से तो स्टार्ट हुआ, आप समझना मेरी बात। तो पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, मींस कई सेल मिले, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें हर सेल का एक कहते तो भाई एक पर्टिकुलर फंक्शन था, उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इसको बोल दिया मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर टिश्यू नहीं थे।
जब हम पॉरीफेरा पढ़ाएंगे तो पॉरीफेरा में टिश्यू नहीं थे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम सीलेंट्रेटा। ठीक है, एक चीज और ऐड कर सकते हो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम फाइलम सीलेंट्रेटा। नाइडेरिया भी बोल सकते हो, नाइडेरिया, नाइडेरियंस। ठीक है, तो एक्चुअल में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा से स्टार्ट हुआ था। आगे जाकर के टिश्यू की बात किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आया? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? प्लेटीहेल्मिन्थेस। आगे जाकर के हम बढ़ते हैं तो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आया? और आगे जाके बढ़ते हैं तो आप बोलोगे यहां पर आकर के ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। कहां से? प्लेटी के बाद एसके हेल्मिन्थेस से। तो ये हम आपको कहां पढ़ाएंगे? ये हम पढ़ाएंगे आपको लोअर एनिमल या कह सकते हो किंगडम एनिमेलिया के अंदर। पर एनसीईआरटी के पहले पैरा में जनरल डिस्कशन दिया है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, कि सबसे पहले पॉरीफेरा आए जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना, सीलेंट्रेटा आए जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन with intercellular substance together constitute tissue। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोशिकाओं का वो समूह जो मिलकर के, समझ रहे हो, सिमिलर सेल होनी चाहिए, मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम ऊतक या टिश्यू बोलते हैं। हिंदी भी बोल रहा हूं, साथ साथ में हिंदी मीडियम के बच्चे भी जुड़ते हैं इसलिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू वाली बात एकदम क्लियर है ना, एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट है। तो उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम सीलेंट्रेटा। और आगे जाकर के जब कई टिश्यू के मिलने से एक ऑर्गन बनता है और वो ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तब बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कहां से स्टार्ट हुआ था? प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हुआ था। और जब कई ऑर्गन मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कई ऑर्गन मिलकर के, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एक ऑर्गन तो होता नहीं है ना, उसमें सलाइवरी ग्लैंड भी है, उसमें लिवर भी है, उसमें पेनक्रियाज भी है और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलकर के पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। इसका एक ही फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि फंक्शन, सारा खेल किसका? फंक्शन। सिमिलर सेल परफॉर्म कॉमन फंक्शन, टिश्यू। ठीक है, कई टिश्यू मिलकर के कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कई ऑर्गन मिलकर के सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में, क्योंकि वहां चैप्टर प्रॉपर दे रखा है। पर एनसीईआरटी में एक हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन किया। ठीक है, तो भाई पहली बात समझ में आ गई कि टिश्यू होता क्या है। अब बात करते हैं कि आपके सिलेबस में कितने टिश्यू इन्वॉल्व हैं। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करते हैं और इनके ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं। ओरिजिन एंड फंक्शन। कोई फंक्शन या मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू की अगर बात करेंगे तो 4 टाइप के टिश्यू पढ़ाने वाले। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 हम पढ़ाने वाले बेटा यहां पर आपको कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 हम यहां पढ़ाने वाले हैं आपको मस्कुलर टिश्यू, और नंबर 4 पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नर्वस टिश्यू।
एनसीईआरटी भी बोलती है कि 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, तो 4 टाइप हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्लियर है बिल्कुल सर? हिंदी ठीक है, हिंदी बीच बीच में हम बोलते रहेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि मेरा टारगेट बस यही है कि इंडिया के मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले, टॉप कंटेंट का, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। मेरा क्या, हमारे पूरे पीडब्ल्यू का टारगेट यही है, हमारे पीडब्ल्यू की ऑसम टीम का टारगेट यही है, क्योंकि सबका एक ही संकल्प है कि बेस्ट एजुकेशन पूरी इंडिया के कोने कोने तक पहुंचे, इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में पीडब्ल्यू का स्टूडेंट हो। तो बस ये इस ड्रीम को आपके साथ मिलकर के ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो पूरा हम एफर्ट लगाएंगे, न्यू नीट पैटर्न के साथ एक एक लाइन पर मास्टरी करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से साइंटिफिक पैटर्न के अंदर, ठीक है? तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो समझना मेरी बात, इसके ओरिजिन समझते हो? कई बच्चे ओरिजिन नहीं समझते, मुझे पता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी पैरेलल में ले रहा हूं, तो बच्चों से डिस्कशन होता है। जैसे किसी टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, किसी का मीजोडर्मल होता है, किसी का एंडोडर्मल होता है। तो बच्चे नहीं समझते सर एक्टोडर्म क्या है, मीजोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है। समझना, इसको मैं एक अलग से एक्सप्लेन करूंगा, अलग से। ये तो आपको पता है ना, ये अलग से एक नोटेबल, ये अलग से समझो। ये तो आपको पता है ना, एक स्पर्म जब ओवा को फर्टिलाइज करता है, मान लो ये ओवा है, स्पर्म जब ओवा को फर्टिलाइज करता है तो क्या बनेगा? जाइगोट। किसका फॉर्मेशन होने वाला है? जाइगोट। ये हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो कैसा होता है? डिप्लॉइड। एक डिप्लॉइड सेल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये डिप्लॉइड सेल होती है, क्या बोलने वाले उसको हम? जाइगोट, ठीक है? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट जो एक डिप्लॉइड सेल है, जो कंप्लीट एम्ब्रियो को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जाइगोट, इसमें क्या होते हैं बेटा? आगे जाकर के डिवीजन स्टार्ट होते हैं। डिवीजन स्टार्ट होते हैं तो जाइगोट से क्या बनेगा भाई? जाइगोट से बनेगा एक सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मॉर्यूला। समझना, और इस मॉर्यूला से आगे जाकर के, समझना मेरी बात, 3 लेयर्स बनते हैं। कितने लेयर्स बनते हैं? 3 लेयर्स। या समझो पहले से एक ब्लास्टोसिस्ट भी बनता है, वो भी मैं बता ही दूं। कई बच्चे कहेंगे सर ब्लास्टोसिस्ट नहीं बताया आपने, ये एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, मैं बेसिक बात बता रहा हूं। यह एक कैविटी बन जाती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, इसको बोलते हैं स्टेम सेल, और यही स्टेम सेल आगे जाकर के 3 जर्म लेयर बनाएंगे। समझना, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कर रहा हूं। एम्ब्रियो बनता कैसे? पहले फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, मॉरुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जिसमें कैविटी बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इससे 3 लेयर बनते हैं। कितने लेयर? 3 लेयर। समझना, एक मानो ये लेयर बन गई, ये होगी एक्टोडर्म। एक लेयर और बनी, ठीक है, मान लो ये लेयर बन गई, इसको बोलेंगे मीजोडर्म। एक लेयर और बन गई बेटा, मान लो, ठीक है, व्हाइट कलर से दिखा देते हैं, ये बन गई, ठीक है, मान लो ये है एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म, ये है एंडोडर्म। तो एक्चुअल में पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इन 3 टाइप के सेल से होता है, 3 टाइप के सेल से। तो बॉडी के कुछ पार्ट एक्टोडर्म बनाएगी, बॉडी के कुछ पार्ट एंडोडर्म बनाएगी, और बॉडी के कुछ पार्ट मीजोडर्म बनाएगी। यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। समझना मेरी बात है भाई, वर्क डिवीजन हो गया। बॉडी के कुछ पार्ट एक्टोडर्म बनाएगी, बॉडी के कुछ पार्ट मीजोडर्म बनाएगी, और कुछ पार्ट एंडोडर्म बनाएगी। ये तीनों लेयर मिलकर के कंप्लीट बॉडी बनाएंगे। क्लियर है? ऐसे हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं, हम पूछेंगे भाई टिश्यू का ओरिजिन किस लेयर से हुआ। अगर हम आपसे पूछेंगे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन किससे हुआ, आप बोलोगे मेसोडर्म से। हम आपसे पूछेंगे मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन किससे हुआ, मेसोडर्म से। हम आपसे पूछेंगे नर्वस टिश्यू का ओरिजिन किससे हुआ, आप बोलोगे एक्टोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म से। हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, समझना मेरी बात,
एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन किससे हुआ? एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्चुअल में एक्टो, मीजो, एंडो तीनों टाइप की लेयर से होता है। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू होते कहां पर हैं भाई? एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उसकी आउटर लेयर एपिथेलियल टिश्यू ही बनाते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल बेटा, मीजोडर्म बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्टो बिल्कुल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हिंदी भी साथ साथ में ले लेंगे, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, आप टेंशन मत करना, आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिलने वाला है, मैं गारंटी ले रहा हूं उस चीज की। मैं वो आप 4 से 5 लेक्चर में आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, कंटेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप उम्मीद की लास्ट ईयर की सीरीज देख सकते हो किस लेवल का कंटेंट है। और अगर क्वालिटी का आइडेंटिफिकेशन करना है तो इस साल भाई लास्ट ईयर यकीन में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो इस बार जो बच्चों का रिजल्ट हम लोग जो एनालिसिस कर पा रहे हैं, बायो में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 350, 340, 360 तक मार्क्स हैं जब इतना ठीक है घूमा हुआ पेपर आया तब। ठीक है, इसलिए बोलता हूं मैं कि जो कंटेंट दे रहे हैं ना इस बार नीट का पूरा पेपर, ठीक है, आपको चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी, पूरा आपको नोट्सों से मिला है फुल। इस बार क्या, लास्ट ईयर भी मिला था, ये सिलसिला चला आ रहा है बेटा। कितना भी पेपर घूमा हुआ है नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा, पर एनसीईआरटी से मिला था, थोड़ा कंसेप्चुअल मिला था, तो एनसीईआरटी पर हम मास्टरी करेंगे। मतलब एनसीईआरटी पर खतरनाक मास्टरी करनी है, बस ये ध्यान रखना आपको। वो पैटर्न कैसा होगा हम आपको बताएंगे, कैसे चलना है, बस आपको एक अच्छा सा फॉलोअर बनना है और कुछ भी नहीं। बेसिक का मैं एग्जांपल हमेशा हर बच्चे को देता हूं। ठीक है भाई, 5 पांडव थे पर सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर कौन थे? अर्जुन। पांचों को एजुकेशन सेम टाइप की दी गई थी, सेम टाइप की शिक्षा दी गई थी, पर सर्वश्रेष्ठ कौन बने? अर्जुन। क्यों सर्वश्रेष्ठ थे? तो गुरुजी ने बोला कि एक्चुअल में पांचों को मैंने एक जैसी एजुकेशन दी है, पर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक अच्छे फॉलोअर बने, उन्होंने अपनी टीचर को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया, इस वजह से वो उस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, ले पाए। तो आपको तो बस अपने टीचर्स पर एकदम खतरनाक फेथ करना है और उनको एक बेहतर तरीके से फॉलो करना है। तो इस साल ये आपकी तैयारी की लास्ट साल होगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हो, ये हमारा विश्वास है। बस आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो हम कराते जाएं वो आप करते जाओगे, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास है ऑलरेडी, हमारा कंटेंट टेस्टेड है, बेहतरीन मार्क्स बच्चे ला रहे हैं बायो के अंदर। ठीक है, फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो ऐसे तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको फॉलो करना है अच्छे से। ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, वो मेरी है। कैसे याद कराना है, कैसे रिवाइज कराना है, एनसीईआरटी की मास्टरी कैसे करनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। एनसीईआरटी की लाइन लाइन से हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस यहीं कराएंगे भाई। डीपीपी आपको अलग मिल रहे हैं, पर फिर भी मैं यहां क्लास के एंड में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की लाइन से उठा करके एक क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, विद एसर्शन रीजन, विद कंडीशनल क्वेश्चन, जो नीट में इस बार आए थे। परफेक्ट एकदम, मतलब ऑल पैकेज, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। बस एक अच्छा फॉलोअर बनना है आपको और कुछ नहीं। अपनी मतलब जी जान कहते हैं ना, जान जान मतलब जान का मतलब दिल से, कोर से पढ़ाना है बेटा आपको, बहुत कोर से, बिना गले का, बिना बॉडी का ध्यान रखे हुए। बिल्कुल समझ रहे हो ना? हम तो ये मानते हैं कि पूरी दम लगा देंगे, बेहतर कंटेंट देंगे, और जब आप डॉक्टर बन जाओगे और कुछ होगा तो आप तो बचा ही लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो अपना पूरा 100% देने वाले हैं, बस आपसे आपका 100% चाहिए। वो कमेंट में आप दोगे कि 100% दोगे या नहीं दोगे, एक बेहतरीन फॉलोअर बनोगे नहीं बनोगे, बाद बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। ठीक है, पहला लेक्चर है, स्लो चलेंगे, आगे से स्टेप बाय स्टेप बहुत परफेक्टली चलेंगे, आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल पे पहुंचेंगे। एनसीईआरटी की मास्टरी करेंगे, पीवाईक्यूज हम लगाने वाले हैं, साथ साथ में एनसीईआरटी की लाइन लाइन से हम असर्शन रीजन, कंडीशनल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन परफेक्टली आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्टो, मीजो, एंडो 3 लेयर थे। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टो से भी होता है, मीजो से भी होता है, एंडो से भी होता है। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बेटा बॉडी के हर पार्ट में मिलते हैं। हमारी गट, जिसका ओरिजिन एंडोडर्मल है, ऐसे समझो, बॉडी का जो आउटर पार्ट है इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। बॉडी की जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, गट, इसका ओरिजिन एंडोडर्मल है। समझ रहे हो? हमारी गट और बॉडी वॉल के बीच में जो भी ऑर्गन मिल रहे हैं, मोस्टली
ऑल की बात नहीं कर रहा, मोस्टली इनका ओरिजिन मीजोडर्मल है। ये हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू हमारी एक्टोडर्म, मतलब यहां पर भी मिलती है एपिथेलियल टिश्यू स्किन के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू हमारी गट में भी मिलती है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के ऑर्गन की आउटर लेयर और इंटरनल लाइनिंग में भी मिलते हैं। मींस एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों लेयर से होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो वापस आ रहा हूं बेटा, वापस आ रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों तरीके से होगा, तीनों ही तरीके से होगा। मींस एक्टोडर्म भी होने वाला है, मीजोडर्म से भी होने वाला है, और एंडोडर्म से भी। तीनों ही लेयर से एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन होगा। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है भाई? टिश्यू का मतलब है स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन है भाई प्रोटेक्शन। मल्टी लेयर है तो प्रोटेक्शन, सिंगल लेयर है तो सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन। समझ रहे हो? क्योंकि ग्लैंड भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो फंक्शन की बात करते हैं, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड प्रोटेक्शन। ये ढेरों सारे फंक्शन किसके? एपिथेलियल टिश्यू के, जिसका ओरिजिन तीनों ही लेयर से हो रहा है भाई। एक्टोडर्मल भी है, मीजोडर्मल भी है और एंडोडर्मल भी है। तीनों ही लेयर से इसका ओरिजिन होता है। क्यों होता है? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अगर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं बेटा, कनेक्टिव जो एक दूसरे से इंटर कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एम्स बेटा, एम्स बोलोगे, ठीक है, एक अच्छे फॉलोअर बन जाओगे तो 100% एम्स बोलोगे, ठीक है, 100%। ठीक है, बस एक अच्छा फॉलोअर बनना है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं, कनेक्टिव जो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ओरिजिन क्या है इनका? कनेक्टिव का ओरिजिन मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। ठीक है, ओरिजिन क्या होगा इसका? मीजोडर्मल। ओरिजिन क्या होगा इसका? मीजोडर्मल। फंक्शन क्या होगा कनेक्टिव का? अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन ध्यान रखना, सपोर्ट। भाई आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। जैसे अगर हम मसल्स की बात, सॉरी, अगर हम बोन्स की बात करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन लिगामेंट की बात करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके अलावा कार्टिलेज की बात करते हैं, वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी के हर पार्ट को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है। जैसे एरोलर टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये सारा ही हम पढ़ने वाले हैं। सबका एक कॉमन फंक्शन है। क्या क्या है कॉमन फंक्शन? आप बोलोगे सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो मसल्स क्या काम करते हैं? मसल्स में क्या होता है? मूवमेंट। मसल्स में क्या होता है? मूवमेंट। तो मसल्स में मूवमेंट होगा तो मेरी बॉडी के अंदर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मसल्स मूव करेंगे तो मेरी बॉडी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी मेरी डिस्प्लेस कर रही है, किसकी वजह से कर रही है? मेरे मसल्स में मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं। मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं। अगर मसल्स के अंदर मूवमेंट होगा तो मेरी बॉडी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी मेरी यहां थी, अब यहां आ गई, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी बॉडी में हो रहा है, मींस लोकोमोशन हो रहा है। मूवमेंट एनिमल का फीचर भी है, मूवमेंट प्लांट का फीचर भी है, एक ही जगह, ठीक है, विदाउट डिस्प्लेसमेंट। जबकि लोकोमोशन की बात करते हैं, ये एनिमल का फीचर है। जब हमारे मसल्स में मूवमेंट होगा तो बॉडी में क्या होगा? लोकोमोशन। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, लोकोमोशन। तो ध्यान आपको यह रखना है कि एक्चुअल में मस्कुलर टिश्यू करते क्या है? ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मूवमेंट करते हैं, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। क्लियर है? तो इनका काम क्या है मस्कुलर टिश्यू का? भाई ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन मीजोडर्मल ही होगा, मीजोडर्मल। ठीक है, मीजोडर्म, मीजोडर्म काम क्या करते हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट।
चलो भाई ये भी क्लियर है। अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करता हूं, नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्व और न्यूरॉन में अंतर समझते हो? कई बच्चों को नर्व और न्यूरॉन में भी अंतर नहीं पता होता, समझना। नर्वस टिश्यू जो ढेर सारे, ठीक है, नर्व सेल के मिलने से बनता है उसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं। पर इसके अंदर और सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जो इस नर्वस टिश्यू का पार्ट है, जिसको हम ग्लियल सेल बोलते हैं, जो हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू की ओरिजिन की अगर बात करते हैं तो उसका ओरिजिन क्या होगा, पहले समझो। एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्मल है। काम क्या करते हैं भाई, न्यूरॉन्स हैं क्या, ठीक है। नर्व सेल्स क्या हैं, नर्व क्या है, समझाता हूं मैं। अगर मैं नर्व सेल की बात करता हूं, इट इज अ वायर, इट इज अ वायर, ठीक है। और जब कई वायर मिलकर के एक पूरी कॉर्ड बनाते हैं, कई वायर मिलकर के कॉर्ड बनाते हैं, वो नर्व होती है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर मैं नर्व की बात करता हूं, समझो जैसे एक सिंगल, जैसे समझो ये पूरी एक नर्व है जो कई न्यूरॉन के मिलने से बनती है। ये क्या है, एक नर्व जो कई न्यूरॉन के मिलने से बनती है। ऐसे याद रहेगा आपको। ये जो अंदर दिखा रखे हैं ये न्यूरॉन्स हैं, ये अंदर जो दिखा रखे हैं हमने स्ट्रक्चर, वो क्या है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, या इसको नर्व सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। जबकि इस बंडल को हम क्या बोलेंगे, इसको नर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नर्व। ये कॉमन नर्व है। नर्व मैंने बताया सेंसरी नेचर की होती है, मोटर नेचर की भी हो सकती है और मिक्स्ड नेचर की भी हो सकती है। नर्व मतलब है किसी भी नेचर की हो सकती है, ठीक है। नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन। नर्व सेल या न्यूरॉन का जो बंडल है वो नर्व है। नर्व आप जानते हो दो टाइप की हो सकती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन से निकलती है वो क्रेनियल नर्व है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है वो स्पाइनल नर्व है। इनके नेचर थ्री टाइप के हो सकते हैं, सेंसरी, मोटर और साथ साथ में क्या, मिक्स्ड टाइप। यानी समझो ये एक ऐसा बंडल है जिसमें सारे के सारे नर्व सेल सेंसरी नेचर के हैं, तो ये सेंसरी नर्व हो गई। सेंसरी का मतलब समझते हो, जो बॉडी ऑर्गन से सिग्नल को सीएनएस के पास लेकर के आ रही है। बॉडी ऑर्गन से सिग्नल को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर के आ रहे हैं, वो सेंसरी नर्व हैं, ठीक है। जिनके अंदर सारे न्यूरॉन लाने का काम करते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं, तो उसको सेंसरी नर्व बोलेंगे। अगर ये नर्व क्या काम करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को हमारे स्केलेटल मसल्स के पास लेकर के आ रही है। कहां पर, स्केलेटल मसल्स के पास जा रहे हैं सिग्नल, स्केलेटल मसल्स के पास सीएनएस से, तो क्या नेचर हो गया, मोटर। और सारे के सारे इस नर्व के अंदर न्यूरॉन मोटर नेचर के हैं, तो इसको मोटर नर्व बोलेंगे, मोटर नर्व है। पर कई नर्व ऐसे भी तो होते हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों का काम कर लेते हैं। यानी उन बंडल्स के अंदर कुछ न्यूरॉन सेंसरी होते हैं और कुछ न्यूरॉन मोटर का काम करते हैं। कुछ न्यूरॉन सिग्नल को लाने का काम करते हैं, कुछ न्यूरॉन सिग्नल को ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसे नर्व जो इन टाइप के न्यूरॉन्स के बंडल्स हैं उनको हम मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड। यानी ऐसे नर्व जिसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे बंडल्स जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के नर्व फाइबर होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो मिक्स टाइप के नर्व होते हैं। तो समझ में आया ना बेटा। तो इस टाइप के बंडल से जिसमें ग्लियल सपोर्टिंग सेल्स साथ में होते हैं, नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है बेटा इसका, वैगस नर्व, बिल्कुल सही। सर समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट, कोई नहीं मैं इस पॉइंट को फिर से बताता हूं। ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, मैंने बताया ना थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है। जैसे समझो, ऐसे समझो, अलग से समझाता हूं इसको मैं, ठीक है, अलग से हम समझा देते हैं इसको, ऐसे समझो, ठीक है। जैसे मानो ये तो आपको पता होगा ना कि हमारी बॉडी में दो टाइप के नर्व होते हैं, या ऐसे समझो हमारी बॉडी में, मैं पूरा समझा देता हूं अच्छी तरीके से। ये कंसेप्ट है जो हम नर्वस सिस्टम में बहुत डिटेल में समझेंगे। मानो ये ह्यूमन है, इस ह्यूमन की ये या पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बनाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी में जो नर्व हमारे ब्रेन से निकलते हैं, ये ब्रेन से क्रेनियम से निकल रहे हैं, ये क्या है, सब क्रेनियल नर्व। क्या है बेटा, क्रेनियल नर्व।
क्रेनियल नर्व जो हमारी ब्रेन से होकर के स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, वो सारे नर्व क्या है हमारे? स्पाइनल नर्व। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के नर्व हो सकते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियन से निकल रहे हैं क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं स्पाइनल नर्व। समझना मेरी बात। क्रेनियल नर्व टोटल हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 12 पेयर, 12 पेयर्स। जबकि स्पाइनल नर्व हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 31 पेयर्स। क्लियर है? बिल्कुल। स्पाइनल नर्व कितने होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं नर्व और न्यूरॉन में अंतर क्या है सर? ठीक है, वो भी समझाना चाह रहा हूं कि नर्व क्या है। अगर मैं नर्व की बात करता हूं, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल्स, या न्यूरॉन भी बोल सकते हो उनको, न्यूरॉन उनका बंडल होता है। बंडल मैंने बताया, बंडल का मतलब है ये बंडल है, ये बंडल है। इस बंडल के अंदर क्या है? इस बंडल के अंदर थ्री टाइप, समझना मेरी बात। इस बंडल में सारे के सारे न्यूरॉन एक जैसे हैं, मानो सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है। ये कैसा बंडल हो सकता है? एक बंडल ऐसा भी हो सकता है, एक बंडल ऐसा भी हो सकता है, जिसके अंदर सारे न्यूरॉन कैसे हैं? मोटर वाले, मोटर न्यूरॉन है। मोटर और सेंसरी में अंतर क्या होता है, हम आगे भी डिटेल में बताएंगे आपको। ये मोटर न्यूरॉन है। पर एक बंडल ऐसा भी है, एक बंडल ऐसा भी है जिसमें दोनों टाइप के न्यूरॉन हैं, दोनों टाइप के न्यूरॉन हैं। समझना, दोनों टाइप के न्यूरॉन हैं, पिग न्यूरॉन भी हैं और ग्रीन न्यूरॉन भी हैं। समझना। तो ये तो क्या बंडल ऑफ नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्व। क्या बोलते हैं बेटा? नर्व। आप समझने की कोशिश करोगे। तो ये तो हो गई मानो सेंसरी है, ये सेंसरी है। सेंसरी नर्व। ये हो गई मोटर नर्व, ये हो गई मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व। ठीक है। तभी तो बोलते हैं जो क्रेनियल नर्व होते हैं, जो क्रेनियल नर्व होते हैं बेटा, वो सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड कोई भी हो सकते हैं। पर स्पाइनल नर्व सारे के सारे मिक्स्ड नेचर के होते हैं। यानी ये सारे के सारे एक ऐसे बंडल्स हैं जिसमें जो छोटे छोटे फाइबर वायर होते हैं ना, सारे, ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ सेंसरी भी होंगे, कुछ मोटर भी होंगे। अब सेंसरी और मोटर में अंतर समझते हो? सेंसरी वो होते हैं बेटा, जैसे मानो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपकी बॉडी के सेंसरी पार्ट है, मानो आईज है। जो सेंसरी पार्ट से सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लाते हैं वो सेंसरी होते हैं। ये मानो आपके मसल्स हैं, मसल्स जो सिग्नल को, समझना, यहां से ला रहे हैं सेंसरी, जो यहां से लेकर के जा रहे हैं वो मोटर हैं, और जो दोनों ही काम कर लेते हैं वो मिक्स्ड हैं। ठीक है। ऐसे नर्व, ऐसे बंडल जिसमें सारे फाइबर सिग्नल को लाने का काम करते हैं, सीएनएस के पास सेंसरी हैं, ले जाने का काम करते हैं सारे मोटर हैं, दोनों काम करते हैं मिक्स्ड हैं। समझ में आया बेटा? ये सुपर कंसेप्ट है, समझना होगा आपको। इसलिए बच्चे नर्व और न्यूरॉन या नर्व सेल में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है। ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया मैंने, तो बच्चों ने गलतियां की। ठीक है। तो अब वो गलतियां आपसे ना हो। ठीक है। ऑनलाइन बच्चे उस चीज को फील कर पाए, यार ये डिफरेंस होता है, हम कंफ्यूज थे, पर अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में और पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम में। क्लियर है? बिल्कुल। तो एक बात क्लियर हुई, वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या है, काम क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है, काम क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है, काम क्या होता है। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या है, काम क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन, मैं बोल भी रहा हूं, मेरे एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं, मेरे अंदर मूवमेंट भी हो रहे हैं, मेरी बॉडी क्या कर रही है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रही है, समन्वय स्थापित करना। हिंदी में बोलते हैं समन्वय स्थापित करना। वो किसके थ्रू हो पा रहा है? वायर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। वायर्स के थ्रू हो रहा है। वायर, वही न्यूरॉन मेरी टंग में भी जा रहे हैं,
वही न्यूरॉन मेरे फेशियल मसल्स में भी जा रहे हैं, न्यूरॉन मेरे हाथ में भी जा रहे हैं, और सारा काम एक साथ हो रहा है। मैं एक्सप्रेशन भी दे रहा हूं, मेरे हाथों में मूवमेंट भी हो रहा है, मेरी टंग का भी सेम वैसे ही मूवमेंट चल रहा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट, ये काम कौन करता है? ये करता है नर्वस सिस्टम। अगर समझ में आया हो तो आग लगा दो बस। आग रिप्रेजेंट करेगी कि एक एक कंसेप्ट ब्रेन में धीरे धीरे सेट हो रहा है। पर डे रिवीजन कराऊंगा, पर डे रिवीजन, लास्ट में कंक्लूजन, रिवीजन, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, सबका सुपर सुपर कॉम्बिनेशन होगा। तो टेंशन मत करना, एक क्लास नहीं 2-3 क्लास के अंदर आपके ब्रेन में धीरे धीरे चीजें सेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। रिवीजन की गारंटी मेरी, पढ़ाने की गारंटी मेरी। बस यही आग चाहिए यार, यही आग, ठीक है? क्योंकि यहां ऑनलाइन के अंदर एनर्जी इस आग से मिलती है, ठीक है? एनर्जी देते रहो, आग लगी रहेगी और बेहतरीन परफॉर्मेंस आता रहेगा। बस बस यही आग, बस यही आग चाहिए, ठीक है? यही आग चाहिए। तो इसका काम क्या हो गया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो एक्चुअल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आप रियल मानोगे नहीं मानोगे, ठीक है? मैं जब ऑफलाइन में आया तो अलग सर का बस एक ही कहना था कि सर ऑनलाइन मत छोड़ देना, क्योंकि आपका सुपर कंटेंट इंडिया के हर बच्चे को मिलना चाहिए, ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं हम, ठीक है? तो अलग सर ने पहले ही बोला था कि सर यकीन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंडिया के हर कोने पर बेस्ट कंटेंट मिले आपका, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर हर बच्चे को वो बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर आपकी अवेलेबिलिटी हर क्लास में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने कहा सर ऑनलाइन नहीं छोड़ना, ऑनलाइन से मतलब आप अपना बेस्ट कंटेंट इंडिया के हर बच्चे को दे सकते हो। ये उनका मतलब एक कहना था। तब से मुझे लगा कि नहीं, ऑफलाइन तो करेंगे करेंगे, पर ऑनलाइन नहीं छोड़ेंगे, और सुपर टॉप परफॉर्मेंस के साथ, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल? तो सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, सारे फंक्शन क्लियर है। तो ये हमें एक एक करके पढ़ने हैं, ये हमारा आगाज है, कह सकते हो इस चैप्टर का इनिशिएशन है। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। बस यही प्यार चाहिए आपका, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करते हैं बेटा, ये बेसिक मैंने समझाया था, कुछ भी नहीं है, यहां से कहानी चालू होगी। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की कहानी यहां से चालू होगी। पहले मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन उठाई है जो डायरेक्टली पता होनी चाहिए। ये एक ऐसे टिश्यू है जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं या डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे मानो स्किन है, स्किन इज द एपिथेलियल टिश्यू, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है डायरेक्टली, ठीक है? जैसे हमारी गट है, अंदर गट, उसके भी आउटर एपिथेलियल टिश्यू होंगे, वो एक बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसकी फ्री सरफेस बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी एक ऐसे टिश्यू जो बॉडी फ्लूइड या इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एपी समझते हो? एपी मतलब अपॉन, थीलिया, थीलिया मतलब ग्रोथ या कवरिंग टर्म भी यूज कर सकते हो। तो एपिथेलियल में मतलब क्या है, समझना मेरी बात। एपी मतलब अपॉन, हीलियम का मतलब क्या होता है? ग्रोथ या कवरिंग, कवरिंग लिख देते हैं, कवरिंग, ठीक है? तो दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, इनके पास क्या है? फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस, क्योंकि आउटर लेयर बना रहे हैं, इनर लाइनिंग। समझाता हूं, विच फेस आइदर बॉडी फ्लूइड, आइदर बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहे हैं बेटा, या आउटसाइड द एनवायरमेंट, आउटसाइड द एनवायरमेंट उसको फेस कर रहे हैं, एंड दस प्रोवाइड, कवरिंग बनाते हैं और लाइनिंग बनाते हैं ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ रहे ना मेरी बात? यानी ये एक लेयर है जो या तो एनवायरमेंट को फेस कर रही है, अंदर लेयर है तो ये बॉडी फ्लूइड को डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसको फेस कर रही है। यानी या तो जो आउटर लेयर बना रहे हैं या इंटरनल लाइनिंग, अंदर से आस्तरण, इंटरनल लाइनिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। बस यार तुम्हारी ये आग एनर्जी कंटिन्यू दे रही है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ या कवरिंग, आउटर लाइनिंग या आउटर कवरिंग या इंटरनल लाइनिंग। तो इनकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन समझना, पोजीशन, ये पॉइंट्स लिख रहा हूं, पॉइंट से डायरेक्टली आपको याद रहेगा, ठीक है? जैसे पहला पॉइंट है
फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम यहां पर, नंबर 1 पोजीशन। कहां होते हैं ये, इससे आपको याद रहेगा। जैसे पोजीशन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना है, आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन इंक्लूडिंग इन स्किन, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन इंक्लूडिंग स्किन। आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग स्किन, भाई यहां होते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग अभी समझाता हूं। इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑल हॉलो ऑर्गन या ट्रैक, रास्ते। इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑल हॉलो ऑर्गन्स या ट्रैक, जैसे मानो कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऐसा ऑर्गन है, अंदर से कैविटी है, इस कैविटी को अंदर से लाइन करेगा एपिथेलियल टिश्यू। मानो कोई ट्रैक है, मानो गट है आपकी, गट, तो गट, इस ट्रैक के अंदर भी क्या होगा, इंटरनल लाइनिंग किसकी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की इंटरनल लाइनिंग। तो आउटर लेयर तो बनाते ही है, पर साथ साथ में इंटरनल लाइनिंग बनाने का भी काम कौन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। सुपर बेटा सुपर, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो forms ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। बॉडी में जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलकर के बनती हैं। ग्लैंड्स बॉडी की, एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, आउटर लेयर एपिथेलियल टिश्यू इंक्लूडिंग स्किन। बॉडी के जितने भी होलो ऑर्गन या ट्रैक होते हैं, उनकी इंटरनल लाइनिंग ऑल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। एकदम क्लियर है बिल्कुल। तो आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन इंक्लूडिंग स्किन, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑल हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। ये 3 पोजीशन है, अब जिंदगी में भूलोगे नहीं, ये 3 पोजीशंस हैं जहां एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और है जिनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे, ठीक है, प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, नंबर 2, अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं ना, तो इनके अंदर भाई इंटरसेलुलर सब्सटेंस तो और भी जगह होते हैं, पर एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात की जाए ना, तो इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन, लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, इन एपिथेलियल टिश्यू लिटिल इंटर या नेग्लिजिबल भी कर सकते हो, नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स। एक चीज और ऐड करना, जैसे ऐसा क्यों बेटा लिटिल या नेग्लिजिबल क्यों बोला हमने, क्योंकि ये बहुत सटे हुए होते हैं, बहुत पास पास, लाइक अ फ्लोर टाइल, तो उनके बीच में गैप नहीं होता, इसलिए इनके बीच का जो मैट्रिक्स है इंटरसेलुलर सब्सटेंस वो न के बराबर होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट। ऑलमोस्ट का मतलब 100% एब्सेंट नहीं बोला हमने, मतलब होता है पर बहुत कम होता है। लिटिल या नेग्लिजिबल टर्म यूज करोगे, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू में रीजनरेशन पावर हाई होती है,
रीजनरेशन पावर हाई होती है पर एवेस्कुलर होते हैं। अब बहुत बड़ी बात है, एक तो एवेस्कुलर है और रीजनरेशन पावर बहुत हाई है, ठीक है, ये अपने में ही उल्टी बात हो रही है ना। रीजनरेशन पावर अगर हाई है तो उनको हाईली वेस्कुलर होना चाहिए, पर होते कैसे हैं, एवेस्कुलर। तो इतना एनर्जी आती कहां से है इनके पास, वो बताते हैं आपको, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना है इनके अंदर लिटिल और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर सब्सटेंस, हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर, ठीक है। अगर हम वेस्कुलरिटी की बात करते हैं, ए वेस्कुलर, ए वेस्कुलर, ए वेस्कुलर, ए वेस्कुलर समझते हो, ब्लड वेसल्स नहीं होते यहां पर, बट नर्व्स आर प्रेजेंट। भाई सेंसेशन होता है इनके पास, सेंसेशन होता है, समझ रहे हो ना भाई। आप टच करोगे पता चल रहा है भाई टच हुआ, टच हुआ मीन सेंसेशन है, पर इनमें वेस्कुलर ब्लड सप्लाई नहीं होती। आपको सर कट लग जाने पर खून तो आता है, वो जो ब्लीडिंग होती है वो एपिथेलियल से नहीं, एपिथेलियल यानी डर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, जस्ट नीचे। तो जब कट आपका डर्मिस तक लगेगा तो ब्लीडिंग होगी, एपिडर्मिस के अंदर कट लगेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू है, डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू है, वहां तो हाईली वेस्कुलर होते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल आर एवेस्कुलर बट नर्व्स आर प्रेजेंट। भाई एवेस्कुलर है, हाई रीजनरेशन पावर है, तो ये नरिशमेंट ले कहां से रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल एपिथेलियल टिश्यू आर रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगला पॉइंट समझना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। all epithelial tissue rest on नॉन सेलुलर, समझाता हूं, नॉन सेलुलर, ये क्वेश्चन आता है, नॉन सेलुलर जो सेल से मिलकर के नहीं बनी होती, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे समझने की कोशिश करना। मान लो ये एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है, ठीक है। थोड़ा सा मल्टी सेलुलर बना देते हैं, कोई नहीं, या सिंगल सेलुलर दिखा देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ठीक है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, बताया मैंने, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कर रहे हैं। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सेल से मिलकर के नहीं बनी होती, इसके ऊपर, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी होती है, ये फाइबर से मिलकर बनी होती है, फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, फाइबर होते हैं बेटा इसके अंदर, ध्यान रखना, सेल से मिलकर नहीं बनी होती। एक तरीके से ये घास से मिलकर बनी हुई एक चलनी है, फिल्टरिंग सिस्टम मान लो उसको, ठीक है। इसमें फाइबर्स होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर और प्रोटीन के मिलने से बनती है ये लेयर, फाइबर और प्रोटीन के मिलने से बनती है ये लेयर, ठीक है। ऊपर तो कौन है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और ठीक इसके नीचे अगर हम देखते हैं, ठीक इसके नीचे तो आपको यहां मिलने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू, यहां मिलने वाले हैं आपको कनेक्टिव टिश्यू। नीचे देखोगे ना तो नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलेगी, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, ये ब्लड वेसल्स हैं इनकी,
समझने की कोशिश करना, ये सब क्या ब्लड वेसल्स। अब एपिथेलियल टिश्यू को नरिशमेंट कैसे मिलेगा? अगर यहां सेल होते, समझने की कोशिश करना बेटा, ये तो है एपिथेलियल टिश्यू, यहां से यहां तक ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल है, ठीक है। ये जो दिख रही है ना व्हाइट कलर की, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहा है, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं, ये ए नन सेलुलर होती है। कैसी होती है? नन सेलुलर। नन सेलुलर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नन सेलुलर होती है, ठीक है। आपको समझना होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन नन सेलुलर नेचर की होती है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनता है भाई, सेल से मिलकर नहीं बनी होती है तो किससे मिलकर बनी होती है? ये ध्यान रखना है। प्रोटीन एंड फाइबर। डायग्राम में भी दिखा दिया, प्रोटीन और फाइबर के मिलने से बनती है। जबकि एपिथेलियल टिश्यू कैसे है? ए वेस्कुलर। दिख रहा होगा, यहां कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है, बट नर्व्स आर प्रेजेंट। नर्व्स तो यहां प्रेजेंट होते हैं। नर्व्स तो दिखाने होंगे आपको, ठीक है, दिखा दो नर्व्स आर प्रेजेंट। ये नर्व्स आए, ये नर्व्स आर प्रेजेंट। नर्व्स तो उसमें जा रहे हैं, नर्व्स की सप्लाई हो रही है यहां पर, ठीक है। नर्व्स आर प्रेजेंट। तो एपिथेलियल टिश्यू में नर्व्स होते हैं बेटा, ठीक है। ए वेस्कुलर होते हैं, मींस ब्लड वेसल्स नहीं होते। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होता है? ये कहां से नरिशमेंट लेते हैं? रीजनरेशन पावर हाई है इनके पास। कैसे? अब यहां से डिफ्यूजन के थ्रू ये नरिशमेंट लेंगे, यहां से डिफ्यूजन के थ्रू नरिशमेंट लेंगे, यहां से डिफ्यूजन के थ्रू नरिशमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल नहीं है, ये तो एक फिल्टरिंग यूनिट है। क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर से मिलकर बनी हुई है, आसानी से इनको डिफ्यूजन से यहां पर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन। यहां न्यूट्रिशन का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन कंटिन्यू हो रहा है। तो ये समझ में आया ना आपको कि एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं, एपी मतलब अपॉन, थीलिया मतलब कवरिंग या ग्रोथ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये ऐसे टिश्यू हैं जो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। ये ऐसे टिश्यू हैं बेटा जिनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। 100% एब्सेंट नहीं होता, ये नहीं बोला मैंने। मतलब ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब है कम होता है, ठीक है। ये ऐसे टिश्यू हैं जिनके पास रीजनरेशन पावर हाई होती है। भाई ए वेस्कुलर हैं, फिर भी रीजनरेशन पावर हाई है, तो उनको नरिशमेंट मिलता कैसे? न्यूट्रिशन कहां से आते हैं? आप बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाले ब्लड वेसल से डिफ्यूजन के थ्रू। क्योंकि ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो एक्चुअल में एक प्रोटीन और फाइबर से मिलकर बनी हुई लेयर है, जिसे आसानी से कोई भी चीज डिफ्यूज हो सकती है। तो यहां डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन कंटिन्यू चल रहा है। कहां से? ब्लड वेसल से। किसकी ब्लड वेसल से? कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड वेसल से। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं है, बट नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसेशन तो होता है ना, समझ गए ना मेरी बात? तो अब ये प्रॉपर्टी भी हमने कंप्लीट कर ली एपिथेलियल टिश्यू की। डेफिनेशन भी हमारी क्लियर हो गई, कहां मिलते हैं ये भी क्लियर हो गया। ये बेसिक प्रॉपर्टी जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। इस साल भी 4 क्वेश्चन आए हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से, 1-2 नहीं 4 क्वेश्चन, जिसमें कॉकरोच वाला पार्ट भी हाई वेटेज वाला है, ठीक है। 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर इस साल 2 क्वेश्चन थे, 2 से, ठीक है
तीन चार तक क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का वेटेज है। फ्रॉग और अर्थवॉर्म सिलेबस में नहीं है, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। क्लियर है बिल्कुल। अगर यहां तक समझ में आ गया तो रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे बताओगे सर आ गया, सर एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट हो गया, कैसे बताने वाले हो? ओके क्लियर, एकदम परफेक्ट। आग भी लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, यही आग चाहिए, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। पता है ये इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच बनने वाला है, आपको पता नहीं है? इंडिया का ऑनलाइन का सबसे बेहतरीन बैच, ये मानना पड़ेगा आपको, ये मान जाओगे, अभी नहीं मानोगे तो आगे आने वाले टाइम में मान जाओगे। ये इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, पहले ही बोल रहा हूं मैं, इससे बेहतर बैच हो ही नहीं सकता अभी इंडिया के अंदर, सबसे बेहतर बैच। बस आपको जेन्युइनली फेथ से जुड़ना है और जुट जाना है, रिजल्ट आएगा, झक मार के आएगा। जब आप मेहनत करोगे रिजल्ट तो झक मार के आएगा, ठीक है। टेस्ट सारे प्रॉपर देने हैं, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस कराएंगे कि आपकी वाकई में परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, ठीक है। आज पहली क्लास है, धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ना स्टार्ट होगी, कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी और बेहतर से बेहतर रिजल्ट जनरेट होगा। हर टेस्ट को नीट के एग्जाम की तरह देना। टेस्ट नहीं दे रहे हो, नीट के एग्जाम की तरह हम आपको इतनी प्रैक्टिस कराने वाले हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है। यहां प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, टेस्ट में प्रैक्टिस कराएंगे, डीपीपी के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब ऑलरेडी और मॉड्यूल आपको मिल रहे हैं उनके थ्रू प्रैक्टिस होने वाली है। यानी इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, सिलेक्शन तो झक मार के पीछे आएगा, पक्की बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुपर बेटा सुपर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं भाई हमें पढ़ना क्या है यहां पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल चल रहा है हमारा, एपिथेलियल में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ epithelial tissue, types of epithelial tissue, types of epithelial tissue। अगर हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो इनको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल का मतलब एक लेयर, कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर, समझना बिल्कुल, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लेके चल रहा हूं मैं, सिंपल एंड कंपाउंड, इनको डिवाइड कर सकते हो आप टू पार्ट के अंदर। These are two types, simple and compound। Simple epithelial tissue and compound epithelial tissue। भाई सिंपल और कंपाउंड, सिंपल का मतलब क्या हो गया, सिंगल लेयर, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, सिंगल लेयर सिंपल। कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। तो नेचर ने सिंगल लेयर कहां बनाए और क्यों बनाए, रट्टा नहीं मारेंगे, सिंगल लेयर नेचर ने कहां बनाए और क्यों बनाए, एकदम क्लियर परफेक्ट, बस यही आग, यही आग, आग लगा देगी, ठीक है। कोई नहीं, सिंगल लेयर कहां बनाए नेचर ने, अब देखो सिंगल लेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर, भाई सिंगल लेयर वही तो होंगे, भाई सिंगल लेयर का फंक्शन एनसीईआरटी के लिख रही है, एनसीईआरटी बोल रही है सिंगल लेयर वहां होते हैं जहां डिफ्यूजन होता है, जहां फिल्ट्रेशन होता है, आप समझ रहे हो, जहां एब्जॉर्प्शन होता है। मीन सिंगल लेयर, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डक्ट और ट्यूब्स के अंदर होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, पहले एनसीईआरटी की लाइन लिखूं, सिंगल लेयर का मतलब क्या है, पहले एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं, सिंगल लेयर पोजीशन, एनसीईआरटी क्या लिख रही है इसकी, ठीक है, प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग of
बॉडी कैविटी, एक तो ये लिख रही है, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी एंड, ठीक है, डक्ट एंड ट्यूब्यूल। कई बच्चे डक्ट और ट्यूब्यूल में भी कंफ्यूज होते हैं, समझना मेरी बात। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, जैसे ऑर्गन है, मानो पेनक्रियास, ऐसे समझो, समझो मेरी बात, ये एक पेनक्रियास है, एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होंगे, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होंगे, ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, बड़ा ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। ये इंटरनल ट्यूब्यूल्स हैं, ये इंटरनल ट्यूब्यूल्स हैं, ये इंटरनल ट्यूब्यूल्स हैं। ये सब ट्यूब्यूल्स मिलकर के क्या काम कर रहे हैं, मानो इस सब ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स मिलकर के कॉमन ट्यूब्यूल बना रहे हैं, ये कॉमन ट्यूब्यूल। अब ये ट्यूब्यूल जो बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, ये ऊपर से भी ट्यूब्यूल आया, ये बाहर आएगा, अब ये डक्ट बनी। यानी जब सारे ट्यूब्यूल जहां पर ओपन करते हैं ना, एक किसी के अंदर, एक के अंदर, जैसे मानो ये सब ट्यूब्यूल्स हैं, समझना मेरी बात, ऑल आर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन सब ट्यूब्यूल एक कॉमन डक्ट में खुल रहे हैं, ठीक है। जो ऑर्गन, ये डक्ट है, समझो। बॉडी ऑर्गन के अंदर या समझना, बॉडी ऑर्गन के अंदर जो नेटवर्क ऑफ, ठीक है, ट्यूब्यूल, बॉडी ऑर्गन के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको ट्यूब्यूल बोलते हैं। वो सब मिलकर के जो बॉडी से बाहर निकलते हैं वो डक्ट की फॉर्म में निकलते हैं। किसकी फॉर्म में निकलते हैं, डक्ट की फॉर्म में। तो डक्ट हो या ट्यूब्यूल, इंटरनल लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से होगी स्पेशली, ठीक है। स्पेशली मोस्टली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं जो स्मॉल लेवल के होते हैं, पर बड़े डक्ट जो होते हैं वहां मल्टीलेयर मिलते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। बड़े डक्ट के अंदर नॉर्मल जो डक्ट और ट्यूब्यूल्स होते हैं, नॉर्मल इंटरनल लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और बॉडी कैविटी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, ये क्यों है, क्या काम है यहां पर इनका, इसके लिए आप बोलोगे फॉर एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्सेट्रा। समझना में आया, बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख दी, उस सारे कंसेप्ट भी लिख दिए। सिंपल एक लेयर, सिंपल एक लेयर, कंपाउंड मल्टी लेयर, ठीक है। एक लेयर कहां होती है, पोजीशन, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी है मैंने, एनसीईआरटी, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई। इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, साथ में कहां पर, आप बोलोगे डक्ट एंड ट्यूब्यूल, डक्ट एंड ट्यूब्यूल, इंटरनल लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड ट्यूब्यूल, इन सब जगह एपिथेलियल टिश्यू है। क्या कर रहे हैं, क्यों है यहां पर, क्या प्रोटेक्शन के लिए, नो नो, किसके लिए, आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन के लिए, सीक्रेशन के लिए, डिफ्यूजन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, इन सब के अंदर इनका रोल है, प्रोटेक्शन में नहीं है। प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की जब भी बात होगी कंपाउंड की बात होगी। जब भी हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे मल्टी लेयर की बात करेंगे, ठीक है, मल्टी लेयर। ये क्या होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जो भी बॉडी को केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस मिलते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, भाई एक लेयर तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगी, जैसे स्किन है आपकी, भाई मल्टी लेयर है, भाई मैकेनिकल घिस्सा लगा तो एक दो लेयर तो चले गए ना, भाई दो चार लेयर चले जाएंगे पर कोई बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू है। समझ गए ना मेरी बात, आप स्किन को रगड़ने में लगे हो, भाई रगड़ने में लगे हुए हो, ठीक है, मल्टी लेयर है, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल या केमिकल गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केमिकल हो मैकेनिकल हो, प्रोटेक्शन मल्टी लेयर, ठीक है। तो मल्टी लेयर का मेन काम प्रोटेक्शन है। पर आप बताओ, कहीं फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, क्या
मल्टीलेयर से पॉसिबल है ये सब कुछ? आप समझ रहे हो? क्या मल्टीलेयर से पॉसिबल है ये सब कुछ? बेटा नहीं, मल्टीलेयर से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिंगल लेयर फॉर एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, मल्टीलेयर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये लाइन याद रहेगी, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कराता जा रहा हूं मैं, ठीक है? एकदम क्लियर? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, एकदम क्लियर? यस, ओके, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर, यही चाहिए, ठीक है? यानी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इन एपिथेलियल टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर के बेस पर कर सकते हैं। किसके बेस पर कर सकते हैं? स्ट्रक्चर के बेस पर। जैसे समझना, सिंपल को मैं क्लासिफाई करूंगा तो सिंपल भी 3 टाइप के हो सकते हैं। सिंपल भी 3 टाइप के हो सकते हैं। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनार और स्यूडोस्टेडिफाइड। पर स्यूडोस्टेडिफाइड एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे, पर मैं समझाऊंगा। मेनली 3 दे रखे हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार। समझ, अंतर क्या है? सिंगल लेयर। मैं डायग्राम में समझा रहा हूं। सिंपल को अगर मैं क्लासिफाई करूंगा तो एक लेयर वाले स्क्वैमस होंगे, बिल्कुल फ्लैट इन टाइल जैसे स्क्वैमस। एक लेयर वाले क्यूब शेप होंगे, सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। एक लेयर वाले कॉलम शेप होंगे, सिंपल कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार। इसको मैं आगे भी दिखा सकता हूं तरीके से। एनसीईआरटी के डायग्राम से दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम ले लेते हैं। अब एनसीईआरटी बोलती है सिंपल को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, सिंपल को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है? सिंपल को भी क्लासिफाई कर सकते हो। सिंपल, स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनार, ठीक है? सिंपल कॉल्यूमनार। अब स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार में अंतर क्या है भाई? स्क्वैमस का मतलब है फ्लैटिन टाइल जैसे, बिल्कुल फ्लैट टाइल जैसे स्क्वैमस हो गए। क्यूबॉइडल क्यूब शेप, क्यूबॉइडल क्यूब शेप, क्यूब शेप सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब शेप सिंपल क्यूबॉइडल। समझना, सिंपल कॉल्यूमनार कॉलम शेप, कॉलम शेप सिंपल कॉल्यूमनार, कॉलम शेप सिंपल कॉल्यूमनार। ये अंतर होता है इनके अंदर। शेप एक लेयर होगी, पर एक लेयर फ्लैट है स्क्वैमस, एक लेयर क्यूब शेप है क्यूबॉइडल, एक लेयर कॉलम शेप है कॉल्यूमनार। समझ रहे हो? तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपल को भी, ठीक है? सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनार के अंदर एकदम सेट हुआ ना, ठीक है? बस इसको एनसीईआरटी डायग्राम से दिखा रही है, ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं फ्लैटिन, स्क्वैमस को क्या बोलते हैं? सिंपल, भाई फ्लैटिन भी बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल चपटे टाइल जैसे होते हैं, ठीक है? सिंपल स्क्वैमस, फ्लैटिन टाइल लाइक, टाइल लाइक, बिल्कुल चपटे टाइल जैसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, टाइल जैसे होते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? सिंपल। समझ गए ना मेरी बात? स्क्वैमस टाइल जैसे, सिंपल स्क्वैमस टाइल जैसे, ठीक है? तो सिंपल स्क्वैमस टाइल लाइक होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा होगा? क्यूब दिख रहा है ना, क्यूब जैसे, सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलम जैसे सिंपल कॉल्यूमनार। और सिंपल कॉल्यूमनार के अंदर अगर सीलिया मिल रहे हैं फ्री सरफेस पर, सीलिया मिल रहे हैं फ्री सरफेस पर, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉल्यूमनार सेल बियरिंग सीलिया, ठीक है? लिख दिया नीचे, कॉल्यूमनार सेल विद सीलिया। ठीक है? तो ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले एक एक करके। तो पहले हम सिंपल स्क्वैमस समझेंगे, फिर सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ेंगे, फिर सिंपल कॉल्यूमनार पढ़ेंगे। कितना कवर कर लिया? कंक्लूड कर रहा हूं मैं, ठीक है? सबसे पहले हमारा टारगेट था व्हाट इज टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू।
क्लियर है बिल्कुल। टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करते हैं, एपिथेलियल, तीनों ही लेयर से इसका ओरिजिन होगा। काम आपके सामने आ चुका है। नंबर 2, कनेक्टिव, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ओरिजिन मेसोडर्मल, मस्कुलर टिश्यू, ओरिजिन अगेन मेसोडर्मल, काम क्या करते हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट। नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो ओरिजिन क्या है नर्वस टिश्यू का, एक्टोडर्मल, काम क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है बिल्कुल। एपिथेलियल हम पहले लेके चल रहे हैं, एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब कवरिंग या ग्रोथ, ठीक है। इनकी पोजीशन क्या है, ऑल बॉडी ऑर्गन की आउटर लेयर इंक्लूडिंग स्किन, इंटरनल लाइनिंग, अगर कोई हॉलो ऑर्गन या कैविटी है, इंटरनल लाइनिंग फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ऑल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, एकदम क्लियर। सेकंड हमने आए बेटा कि एपिथेलियल टिश्यू की और प्रॉपर्टी क्या है भाई, इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है पर एवेस्कुलर होते हैं, ठीक है। इनमें नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है पर ब्लड वेसल्स नहीं होते, फिर भी रीजनरेशन पावर हाई है, क्यों, क्योंकि इनको नरिशमेंट कहां से मिल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से। किसके थ्रू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, जो किस नेचर की होती है, आप बोलोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन सर नन सेलुलर नेचर की होती है, तभी तो उससे ये मिल पाता है एकदम सेट ब्रेन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, स्ट्रक्चर से भी समझा दिया इसको। अब एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट में, 2, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल कहां होंगे भाई, सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, कहां पर होंगे सिंगल लेयर, आप बोलोगे जितने भी बॉडी के हॉलो ऑर्गन होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग सिंगल से मिलकर बनी होती है, जितने भी डक्ट और टिब्यूल होते हैं इंटरनल लाइनिंग सिंगल से मिलकर के बनी होती है, पर शर्त है वहां क्या होना चाहिए, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, वहां पर ये होंगे। प्रोटेक्शन होगा वहां सिंगल नहीं होंगे, वहां मल्टी होंगे। क्लियर बिल्कुल। तो मल्टी का एक ही काम है, ओनली फॉर प्रोटेक्शन, ओनली फॉर प्रोटेक्शन, वो मैकेनिकल स्ट्रेस हो या केमिकल स्ट्रेस हो, एकदम सेट। आगे बढ़ते हैं, फिर सिंपल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एक लेयर वाले सिंपल है, सिंपल स्क्वैमस, एक लेयर है पर फ्लैटिन टाइल जैसे हैं, सिंपल स्क्वैमस। एक लेयर वाले पर क्यूब शेप है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनार। अगर कॉल्यूमनार की फ्री सरफेस पर सीलिया मिल रहे हैं, सीलिया, मोटाइल सीलिया, तो सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। कोई डाउट, अब एक एक करके हम इसको कवर करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल स्क्वैमस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, एक लेयर के मिलने से बनते हैं वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंगल लेयर से मिलकर के बनेंगे वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ओके। अच्छा, अगर मैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे एक एक करके। तो सिंपल को हम क्लासिफाई करने वाले हैं बेटा, नंबर 1 सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस अगर डायग्रामेटिकली बताऊं तो बहुत सिंपल है इसकी केस में, बिल्कुल फ्लैटेंड टाइल लाइक अपीयरेंस, बिल्कुल फ्लैटेंड टाइल लाइक अपीयरेंस, बिल्कुल फ्लैटेंड टाइल लाइक अपीयरेंस, बिल्कुल चपटे टाइल जैसे होंगे। इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर होगा, होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट एब्सेंट। ये सिंपल है, फ्लैटेंड टाइल लाइक। और सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू किस पर रेस्ट करते हैं, नन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी का डायग्राम आपको याद रखना है मेनली, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनको क्या क्या बोल सकते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम और क्या बोल सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसका फंक्शन भी दे रखा है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। एनसीईआरटी का डायरेक्ट फंक्शन पूछा जाएगा सिंपल का, तो मेन फंक्शन क्या है इसका, सिंपल एपिथेलियल का जो एनसीईआरटी का फंक्शन है, ब्रैकेट में लिखता हूं हमेशा मैं, फंक्शन एनसीईआरटी का फंक्शन दो दे रखे, डिफ्यूजन
डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ये वाली बात हमने किसकी बात की है? NCERT, एकदम NCERT लाइन टू लाइन पढ़ते जाना आप, एक एक लाइन क्लियर होगी, एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होगी। पूरी पीएचडी करेंगे एनसीईआरटी की लाइनों पर, पूरा समझ लो डिसेक्शन करेंगे, पूरा चीर फाड़ कर देंगे, एनसीईआरटी की मास्टरी करा देंगे। इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है, विद कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएंगे, क्योंकि ये पता है आपको जूलॉजी में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन कंसेप्चुअल आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, जो इस बार भी आए थे। बॉटनी 100% एनसीईआरटी, 100% एनसीईआरटी, ठीक है। वो आप 4-5 साल के लगातार एनालिसिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके बीएमएस, यस बेटा यस, सुपर, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ गया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गए। अब इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या बोल सकते हो, इनको 2 नाम दे सकते हैं। एक कॉमन नेम तो है पेवमेंट, एक तो हम बोल सकते हैं इसको पेवमेंट, वो कॉमन नेम है पेवमेंट। पेवमेंट मतलब समझते हो, पेवमेंट होता है फ्लैटेंड टाइल लाइक, फ्लैटेंड टाइल लाइक। सारे ही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को आप फ्लैटेंड टाइल लाइक बोल सकते हो, फ्लैटेंड टाइल लाइक बोल सकते हो। ओके बेटा, बीएमएस ब्रेन मैथ सेट, ठीक है। बस ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहना, ठीक है, अपने टीचर्स को फॉलो करते रहना, बैकलॉग आने मत देना, सारे टेस्ट देना, देखते हैं सिलेक्शन छूटता कैसे है, ठीक है। तो पेवमेंट मतलब होता है फ्लैटेंड टाइल लाइक, सभी को आप बोल सकते हो पेवमेंट, ऑल आर पेवमेंट। पर इनका कुछ टर्म हम इनके एक स्पेशल टर्म जोड़ते हैं, टेसिलेटेड, समझना। टेसिलेटेड, टेसिलेटेड का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलते हैं। इट इज ऑल्सो पेवमेंट, ये भी पेवमेंट ही है, बट टेसिलेटेड का मतलब है पेवमेंट विद इरेगुलर मार्जिन, ऐसे याद रखो तो याद रहेगा। पेवमेंट विद इरेगुलर मार्जिन, अब क्या होता है समझाता हूं मैं। इरेगुलर मार्जिन, इरेगुलर मार्जिन का मतलब है इसमें इस तरीके से आपको वेवी अपीयरेंस देखने को मिले, इस तरीके से वेवी अपीयरेंस देखने को मिले, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिले इस तरीके से, जहां पर आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है प्रॉपर तरीके से इसमें, ठीक है, बॉक्स बने हुए हैं, इस तरीके से नेटवर्क देखने को मिल रहा है, मतलब इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर, ठीक है। जैसे मानो ये ईंटों से मिलकर बनी हुई एक वॉल है, उसमें देखना इस तरीके से एक इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलते हैं, ठीक है, या वेवी अपीयरेंस देखने को मिल रही है। तो ये भी पेवमेंट है, पर एक ऐसे पेवमेंट जिनमें इरेगुलर मार्जिन होते हैं उनको टेसिलेटेड बोलते हैं। नॉर्मली पेवमेंट मतलब फ्लैटेंड टाइल लाइक, ठीक है, पर ऐसे ऐसे पेवमेंट जिसके अंदर समझना इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलते हैं। जैसे मानो ऐसे समझो, ये एक दीवार है, इसमें आपने ईंटें लगा रखी हैं, ईंटें क्यूब्स, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, फिर या ऐसे 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 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? इट इज अ इरेगुलर मार्जिन, इरेगुलर मार्जिन, एक फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस, एक ऐसी फ्लैट सरफेस जिसके अंदर ऐसे आपको जिगजैग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, रेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहा है, इसको हम टेसिलेटेड टर्म यूज करेंगे। इसके सिर्फ 2 ही एग्जांपल हैं टेसिलेटेड के जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। एक तो आपको ध्यान रखना है ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम, ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम, वहां ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है, बॉडी कैविटी की इंटरनल लाइनिंग मीजोथीलियम। ये मैं 2 एग्जांपल लिखाऊंगा और समझाऊंगा अभी, इसके 2 ही एग्जांपल हैं, बाद बाकी ये कॉमनली सब पेमेंट है। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो 2 एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। एक तो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स,
एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की सबसे अंदर की लेयर होती है, ब्लड वेसल की सबसे अंदर की लेयर एंडो, एंडो मतलब अंदर, थीलियम, थीलियम मतलब लेयर, उसमें ऐसे इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलते हैं, उसमें ऐसे ही इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलते हैं, उसको हम टेसिलेटेड बोलेंगे। पेवमेंट तो है फ्लैट, पेवमेंट मतलब फ्लैट, फ्लैट तो सारी है, पर उसमें इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, कॉल्ड टेसिलेटेड। और एक बॉडी के अंदर कैविटीज होती हैं, जैसे आपको पता होगा हमारे हार्ट एक कैविटी के अंदर होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, हमारे लंग्स कैविटी के अंदर होते हैं, प्लूरल कैविटी, हमारे बॉडी ऑर्गन एक कैविटी के अंदर होते हैं, विसरल कैविटी। तो जितनी भी कैविटीज होती हैं बेटा, वो अंदर से जो लाइंड होती हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, पर उनमें भी रेगुलर मार्जिन होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड। तो एक तो एग्जांपल ये हो गया टेसिलेटेड का, एक एग्जांपल और लिखोगे, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की जो मीजोथीलियम होती है ना, वो भी टेसिलेटेड है, वहां पर भी इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, समझना मेरी बात, वहां पर भी इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं। यानी टेसिलेटेड पेवमेंट एक ही बात है, पर ये एक ऐसे पेवमेंट हैं जिनमें रेगुलर मार्जिन होते हैं, उनको हमने कॉमनली टेसिलेटेड बोल दिया, समझ रहे हो, उनको हमने कॉमनली टेसिलेटेड बोल दिया। तो दो टर्म याद रखने हैं, टेसिलेटेड टर्म दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, पर इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाई चांस रिपीट हो जाए तो रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी का फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, भाई पतले से लेयर है वहीं से डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, क्यूबॉइडल से इतना आसान नहीं है, स्क्वेमस से ही डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। पहली बात, इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट या टेसिलेटेड। पेवमेंट का मतलब होता है फ्लैटेन टाइल लाइक, जो सभी को बोलते हैं, पर टेसिलेटेड सभी को नहीं बोलते। एक ऐसे पेवमेंट जिनमें इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, ऐसे पेवमेंट जिनमें इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, वो सही मायने में क्या है, टेसिलेटेड। दो ही एग्जांपल याद रखने, मीजोथीलियम और एंडोथीलियम, क्लियर है, मीजोथीलियम और एंडोथीलियम। इसके अलावा दो तीन एग्जांपल और याद रख लो तो मजा ही आ जाएगा, जो एनसीईआरटी में भी दे रखे। एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस, कहां मिलेंगे सिंपल स्क्वेमस, जहां पर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, रेकिया में तो डिफ्यूजन होता नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, भाई ब्रोंकाई में भी डिफ्यूजन नहीं होता, ब्रोंक्यूल में भी डिफ्यूजन नहीं होता, कहां से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, मतलब रेस्पिरेटरी जोन में, ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन। तो आप बोलोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछूंगा आपसे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहां पर, आप बोलोगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन मतलब आप बोलोगे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एनसीईआरटी में एक ही तरह रखा है, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। अच्छा मैं आपसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूछता हूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताओ डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहां पर होगा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करोगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में वुमेन्स कैप्सूल, याद हो वुमेन्स कैप्सूल, वहां से क्या हो रहा है, आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है, जो आगे जाकर के यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, वुमेन्स कैप्सूल। तो वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रहा है, मींस किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगे, सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। तो वुमेन्स कैप्सूल, और बेटा और कहां पर बताओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन के अंदर और कहां पर, जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पढ़ते हैं, नेफ्रॉन, जिन लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ रखा है वो पता होगा, नेफ्रॉन में डिसेंडिंग नीचे आता हुआ लूप ऑफ हेनले, वहां से वाटर क्या होता है, डिफ्यूज होता है, तो वो वाटर के लिए परमेबल होता है, वहां पर भी क्या होते हैं, सिंपल स्क्वेमस, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले,
दो एग्जांपल याद रखने भाई। एग्जांपल कैसे याद रखने? फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन कहां पर होता है? जहां डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा वहां पर सिंपल स्क्वैमस होंगे, सिंपल एक लाइन के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन कहां? एल्वुलाई ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी जोन। भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन कहां? ये आप जानते हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब भी बात करेंगे तो किसकी बात आएगी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में दो ही जगह है फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है? वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रहा है। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेंडले, नीचे जाता हुआ। डिसेंडिंग मतलब है नीचे जाता हुआ, असेंडिंग मतलब है ऊपर जाता हुआ। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां पर भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां पर? सर्कुलेटरी सिस्टम में एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटिंग सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या बोलने वाले हो? दो एग्जांपल याद कर लो उसके अंदर। एक तो कर लो आप एंडोथीलियम, लिखा दिया है मैंने, एंडोथीलियम। और इंटरनल लाइनिंग ऑफ हार्ट, जो मैं हार्ट में कराता हूं, ठीक है। और हार्ट भी याद कर लो, इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट। लिख लेना बेटा, यहां लिख लेना इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट, लिखो यहां पर इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100% 720 में से 720 बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल पक्का आएगा। इसी तरीके से आग लगाते रहोगे तो 720 में से 720 आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है, ठीक है। बस आप कितने कंसेप्चुअल पढ़ रहे हो इस पर डिपेंड करता है, आप कैसे पढ़ रहे हो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपनी स्पीड कैसे मेंटेन कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हम कराने वाले हैं। बहुत बिंदास तरीके से कराने वाले हैं, क्लास में कराने वाले हैं, ठीक है। बहुत तरीके से कराने वाले हैं, मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराने वाले हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, 720 आउट ऑफ 720। बस कॉन्फिडेंस अपना गिरने मत देना, वो हम गिरने नहीं देंगे, ठीक है। दिन पर दिन बिल्डअप करेंगे और कंटेंट एक से एक खतरनाक लेवल का, मतलब मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहां सर्कुलेटरी सिस्टम में एंडोथीलियम, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हार्ट, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हार्ट लिख लेना, यहां पर जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, या लेयर ऑफ हार्ट, इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, सिंपल स्क्वैमस तक हमारा क्लियर हो गया। सिंपल स्क्वैमस तक फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस का मेन फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन। कहां मिलते हैं? जहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा वहां सिंपल स्क्वैमस मिलेंगे। भाई कहां पर हो रहा है डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां हो रहा है? एल्वुलाई ऑफ लंग्स। सर्कुलेटरी में कहां हो रहा है? इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, क्या बोलते हैं इसको? एंडोथीलियम, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं और कहां हो रहा है, आप बोलोगे भाई डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, पर ये हार्ट की इंटरनल लाइनिंग में भी होते हैं सिंपल स्क्वैमस। हार्ट की इंटरनल लाइनिंग में, जो मैं हार्ट में पढ़ाता हूं, यहां नहीं लिखा था पर अचानक से याद आके लिखा दिया मैंने। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो रहा है? वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रहा है। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब एक डिफ्यूजन हो रहा है वाटर का, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी जहां जहां डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा बेटा वहां सिंपल स्क्वैमस होंगे, सिस्टम से याद रहेगा आपको। अच्छा, टेसिलेटेड कहां मिलेंगे? सिर्फ दो ही जगह, एक तो एंडोथीलियम और एक मीजोथीलियम। कई बच्चे कहेंगे सर मीजोथीलियम क्या होता है? बेटा मीजोथीलियम, मीजोथीलियम हमारे बॉडी की इंटरनल कैविटी होती है। इसको लिखा देता हूं, चलो मैं एक बार और। मीजोथीलियम, जैसे मीजोथीलियम की अगर मैं बात करूं, मीजोथीलियम क्या होता है? मीजोथीलियम इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की इंटरनल लाइनिंग होती है, ठीक है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी।
अभी लिखाया था मैंने। इंटरनल लाइनिंग से मतलब क्या है, अब समझो। जैसे मानो ये मनुष्य है, ये मनुष्य है भाई, ये इसकी ट्रंक है पूरा का पूरा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, समझना। ये डायफ्राम है। अब बॉडी कैविटी कहां कहां है, एक तो बेटा जहां पर आपका हार्ट होता है, क्या होता है हार्ट, जैसे हार्ट मान लो यहाँ हार्ट है आपका, ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है भाई। हार्ट की अगर बात करते हैं तो हार्ट एक चैम्बर के अंदर होता है, इसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी की भी इंटरनल लाइनिंग किससे मिलकर बनी होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, ये क्या होगी, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी। ऐसे ही लंग्स आपके जिसके अंदर होते हैं, लंग्स, लंग्स जिस कैविटी के अंदर होते हैं, लंग्स, उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, उसकी भी इंटरनल लाइनिंग मीजोथेलियम होती है। इसकी भी इंटरनल लाइनिंग क्या होगी, मीजोथेलियम। इंटरनल लाइनिंग क्या होगी, मीजोथेलियम के लंग्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। ऐसी बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं आपके, ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन, ये भी कैविटी के अंदर होते हैं, इसकी भी इंटरनल लाइनिंग बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से बनी होती है, इसको मीजोथेलियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसरल कैविटी। ये तीन कैविटी मैंने बताई है आपको, ये तीन कैविटी बताई है बेटा। इन तीनों कैविटी की जो इंटरनल लेयर है, इन तीनों कैविटी की इंटरनल लेयर है, उसको हम मीजोथीलियम बोलते हैं। समझ में आ गया, उसको हम मीजोथीलियम बोलते हैं। तो अब मीजोथीलियम का कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। मीजोथीलियम, एंडोथीलियम, टेसिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वुमेन्स कैप्सूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोथीलियम हो गया, और साथ में हार्ट की इंटरनल लाइनिंग हो गई। फिनिश। ठीक है, तो आज हमारा सिंपल वाला पार्ट एकदम फिनिश होता है, कंक्लूड मैंने करा दिया है। पहले हमने टिश्यू समझा, टाइप्स ऑफ टिश्यू समझा, ठीक है, उसमें एपिथेलियल टिश्यू को समझा, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को समझा, उसमें सिंपल को हमने स्टार्ट किया है। सिंपल में आज हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्क्वेमस कराया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेने वाले हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन मास्टरी, ठीक है। अब देखो कितना हमने कवर कर लिया। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता। द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सारा खेल किसका है, फंक्शन का। फंक्शन सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर है, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, तभी तो टिश्यू बोलोगे। सारा खेल किसका है, फंक्शन का। फंक्शन समझना होगा। Therefore, the tissue are differentiate and are broadly classified into, कितने टाइप में हमने क्लासिफाई किया इनको, 4 टाइप में। कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, मस्कुलर एंड न्यूरल। एकदम क्लियर है, चारों टाइप के टिश्यू क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हमने आगे बढ़े थे बेटा, भाई एपिथेलियल स्टार्ट किया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, we commonly refer to an epithelial tissue as epithelium, मतलब epithelia. This tissue has a free surface which face either a body fluid, body fluid को फेस कर रही है, either a body fluid या outside environment, इन दो को फेस करते हैं epithelial tissue, ठीक है। That's provide, क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कवरिंग और इंटरनल लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हॉलो ऑर्गन या हॉलो ट्रैक्ट, उसकी इंटरनल लाइनिंग प्रोवाइड कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स न के बराबर होता है, ठीक है। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट एब्सेंट, पर 100% एब्सेंट नहीं होता, ठीक है। अरे अभी बाय मत करो बेटा, अभी तो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला इंट्रोडक्टरी पैरा दे रखा है जो मैंने यहां नहीं लिया, उस पर भी क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इंट्रोडक्टरी पैरा, तो उसको मत छोड़ देना, ठीक है।
देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। भाई सिंपल हम पढ़ने वाले हैं जो स्टार्ट कर दिए, हम कंपाउंड पढ़ने वाले हैं जो आगे पढ़ेंगे, ये हमारा टारगेट होगा, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, सिंपल सिंगल लेयर के मिलने से बनते हैं। कंपाउंड की बात करते हैं तो मल्टी लेयर के बनने से बनते हैं। सिंगल लेयर कहां होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं बेटा लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल, यही लिखा था लाइन मैंने, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल। द कंपाउंड एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर। जब भी हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में 2 या ठीक है, तो कंपाउंड की जब भी बात करेंगे क्या होंगे इसके अंदर? 2 और मोर लेयर होंगे। द कंपाउंड एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर, जो क्या काम करते हैं? प्रोवाइड सेल लेयर एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट इज, ठीक है, डज इन अवर स्किन। ये आपके प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन में एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर की है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया था, इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। स्क्वैमस हमने स्टार्ट कर दिया, आज हमने स्क्वैमस स्टार्ट कर दिया है। स्क्वैमस की बात करते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड, में टर्म लिखा है फ्लैटेंड, तभी तो उसको पेवमेंट बोल रहे हैं। फ्लैटेंड सेल विच इर्रेगुलर बाउंड्रीज, विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। आप समझ रहे ना मेरी बात? इनमें इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, इनमें इरेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? इरेगुलर। इसीलिए तो फ्लैटेंड को हमने क्या बोला? फ्लैटेंड के लिए हमने टर्म यूज क्या किया? फ्लैटेंड के लिए पेवमेंट। एनसीईआरटी कंसेप्चुअल पढ़ना खेल नहीं है। और इरेगुलर बाउंड्री को हमने क्या बोला? टेसिलेटेड। ठीक है, टेसिलेटेड। जहां इरेगुलर बाउंड्री होती है उसको टेसिलेटेड बोलते हैं, जहां फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं उनको पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, मैंने एग्जांपल करा दिया, ब्लड वेसल्स की वॉल में होते हैं। एंड एयर सैक, एयर सैक का मतलब वो एल्वेलाई ऑफ लंग्स, हम करा दिया मैंने आपको। इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग, क्या फंक्शन है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का मेन काम है इनका। ठीक है, इतना हमने कर दिया। क्यूबिटल हमने आज नहीं बताया है, अगली क्लास में हम क्यूबिटल बताएंगे। क्लियर है बिल्कुल? एनसीईआरटी साथ लेके चल रहे हैं। अब एनसीईआरटी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल कंडीशनल बेस, जिस नीट में साल आए हैं सेम वही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, कंडीशनल बेस जो इस साल क्वेश्चन आए हैं। आज पोल जनरेट नहीं करेंगे पर आगे करेंगे, टेंशन मत करो। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास बनाने वाले हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा, धीरे 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 आपको मजबूत करेंगे, फिर पोल भी जनरेट करेंगे। ठीक है, बहुत परफेक्टली लेके चलने वाले हैं। ठीक है, जरा बताओ, ये एनसीईआरटी का पहला पैरा जो इंट्रोडक्टरी पैरा है, इंट्रोडक्टरी, मैंने उस पैरा को यहां नहीं लिया, वो इंट्रोडक्टरी पैरा है, आप खुद पढ़ोगे, जो मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की थी वो पैरा है। समझो, जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। एब्सोल्युटली राइट भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजुआ, भाई एक सेल सारे फंक्शन करती है, तभी तो उनको यूनिसेलुलर ना कह करके ए सेलुलर बोलते हैं। ए मतलब वो सेल की तरह बिहेव नहीं करते, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? ए सेल्यूलर विच एक्ट एज होल ऑर्गेनिज्म, ए सेल्यूलर विच एक्ट एज होल ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बच्चों ने तो लगा भी दिया। फर्स्ट, सेकंड देखो, इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल, अगर एनिमल की कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कॉम्प्लेक्स, समझना मेरी बात, द सेम फंक्शन, द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बिल्कुल सही भाई, अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, कई ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के सेम फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे। एब्सोल्युटली राइट, जो हमने पढ़ा था। तो क्या लगा के आने वाले उसका? फर्स्ट। बहुत बढ़िया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। जो फर्स्ट लगा के आ रहे हैं बच्चा, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक, जरा बताओ, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एनसीईआरटी की लाइन, मैंने बोला ना एनसीईआरटी की लाइन उठा करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, लाइन टू लाइन। कंडीशनल बेस भी होंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी होंगे,
ठीक है, असर्शन रीजन भी होंगे, मैचिंग भी होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी पर मास्टरी करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, a group of similar cell along with intercellular substance perform a specific function in multicellular animals। क्या बोलेंगे इसको, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, टिश्यू। आ रहा ना फील, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एकदम परफेक्टली। आगे बढ़ते हैं, टू और मोर ऑर्गन्स इन, समझना मेरी बात, टू और मोर ऑर्गन्स, ठीक है, इंटरैक्टिंग फिजिकली और केमिकली। टू और मोर ऑर्गन, इन कई ऑर्गन मिलकर के फिजिकली और केमिकली इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको भाई, जब दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर के कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझना, जब कई सेल मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब कई ऑर्गन मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ऑर्गन कहां गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हैज अ फ्री सरफेस विच फेस आइदर बॉडी फ्लूइड, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन बताई थी मैंने, फेस आइदर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एनसीईआरटी की लाइन थी, एनसीईआरटी की लाइन थी, क्लियर है बिल्कुल। एनसीईआरटी की इस लाइन की अगर मैं बात करता हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, कहां देखने को मिल रही है जरा बताओ। अरे वाह सुपर, एपिथेलियल टिश्यू, परफेक्ट। तभी हम एनसीईआरटी की एक लाइन उठाएंगे बेटा, ठीक है, जो कहेंगे वो हम करेंगे, कमिटमेंट किया है तो पूरा करेंगे। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू, जरा बताओ, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आया, करेक्ट बताना है आपको। सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, यस। सेल हैव नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, रॉन्ग। सेल हैव लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, यस। इट इज सिंगल और मल्टीलेयर, यस। सिंगल, सिंपल, मल्टीलेयर, कंपाउंड। तो देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट थर्ड फोर्थ, देखो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, जो बच्चे थर्ड लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही, थर्ड बेटा जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, थर्ड एब्सोल्युटली राइट, थर्ड एकदम परफेक्टली। अब एक क्वेश्चन और देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शन में लिखा चुका हूं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखा रहा हूं और एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, समझना, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सीक्रेशन फंक्शन है। ठीक है, आगे देखो ट्रांस, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन है। ठीक है, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट, यस, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, तो गैप जंक्शन इसमें हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, यस, गैमीट का फॉर्मेशन भी एपिथेलियल टिश्यू में मियोटिक डिवीजन से होता है, एपिथेलियल टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटेक्शन, यस, प्रोटेक्शन में भी करते हैं। ऑल ऑफ दीज जो सेकंड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज सभी कुछ आएगा, ये सारा एपिथेलियल टिश्यू का ही फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बट डू नॉट, इस साल क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं। ठीक है, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सेम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ऐसा ही क्वेश्चन बना था, बट डू नॉट, ठीक है, होल्ड ट्रू फॉर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल के लिए है पर कंपाउंड के लिए नहीं है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यस, सिंगल लेयर। परफॉर्म प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन तो कंपाउंड का है भाई, प्रोटेक्टिव तो किसके लिए होगा, कंपाउंड। ठीक है, प्रेजेंट इन अवर स्किन, कंपाउंड, स्किन में कंपाउंड होते हैं। लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये आगे पढ़ाने वाला हूं मैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है या होता ही नहीं है, सिंपल का रोल होता है, कंपाउंड का रोल नहीं होता। एब्सोल्युटली राइट, ये भी लाइन कंपाउंड के लिए है, तो कौन सा आएगा इसके अंदर, फर्स्ट, जो कंपाउंड के लिए नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर देखो भाई, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लेंगे कि स्ट्रक्चर किस चीज का दिखा रखा है यहां पर,
किसका है? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबिटल, सिंपल कोल्यूमिनार। किसका स्ट्रक्चर है बताओ? सिंपल स्क्वेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट बाय रिगार्डिंग द गिविंग डायग्राम? सिंपल स्क्वेमस, यस, सिंपल स्क्वेमस का डायग्राम है ये। सिंपल स्क्वेमस आइडेंटिफाई करो। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबिटल नो, स्ट्रेटिफाइड नो, सिंपल क्यूबिटल नो। ठीक है, ओके। तो किस, यहां तक समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं। ओके, ये ओके, ओके, ये कोई नहीं। समझ गए? मतलब आज के लिए अलविदा। ठीक है, मजा आया है नहीं आया? एक एक चीज कवर की हम लोगों ने। एनसीईआरटी एकदम परफेक्टली कवर कर ली, पीवाईक्यूज परफेक्टली कवर कर लिए, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन कवर कर लिए, डायग्राम फ्लो डायग्राम परफेक्टली कवर कर लिए। इतना कर लो ना, छक मार के सिलेक्शन पीछे आएगा। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। कल तो संडे है, मंडे को मिलते हैं सेम टाइम पर। टाइम शायद चेंज हो सकता है, वो देख लेंगे। ठीक है, टाइम चेंज हो सकता है, वो देख लेंगे। पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन क्लास रहेगी। परफेक्टली आग लगाने वाले क्लास के अंदर। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।